तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली आज फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज ये सक्सेस स्टोरी नेवी से जुड़ी हुई है। हाल फिलहाल में बहुत सारे बच्चों ने नेवी का एग्ज़ाम अलग अलग डेट्स पे दिया एंड गर्ल्स एस्पिरेंट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रही, वो भी अपीयर हुई अपनी सेकंड फेज के लिए। तो आज हमारे साथ आदित्य जुड़ चुके हैं। पूरी जर्नी इनसे हम जानेंगे कि आखिर नया जो पैटर्न है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी नेवी एसआर और एमआर की, उसमें भी जो प्रोसेस हो सकता है वो यही प्रोसेस होगा। तो लाजमी सी बात है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेज़ 1 की प्रक्रिया तो सब क्लियर था कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है सर, जो अपना जाके बेहतर देना है। बट फेज़ 2 को लेकर बहुत सारे भ्रम इस बार रहे हैं। तो चलिए, सारे भ्रम को ख़त्म करने के लिए आज हमारे साथ आदित्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आदित्य को बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, फाइनली सेलेक्टेड हो गए हैं और बेसिक मेडिकल भी क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है सर, कंफर्ट फील कर रहे हैं अब तो। अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन सांस फंसी हुई है कि थोड़ा सा अभी। मेडिकल का एक स्टेप है। यस। चलिए, आप घबराइए नहीं उस चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है कि जब आप में सही विज़न होता है और बेसिक्स में आप निकल गए हैं, तो मुझे फाइनल मेडिकल में उस सब चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं है। तो चलिए, थोड़ी जर्नी अपनी बताएं सबसे पहले कि क्या डेट आपकी थी फेज़ 2 की? मेरा सर 14 अप्रैल को लगा हुआ। अच्छा, 14 अप्रैल था। देहरादून मिला आपको? यस सर। तो उससे पहले जैसे शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, तो कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह से फीडबैक वगैरह लिया था आपने जाने से पहले? वहाँ सर मेरे बल्कि 2 फ्रेंड थे, ग्रुप एक बनाया हुआ है, तो उसमें उन्होंने अपना डाला था, तो उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को है हमारा, लेकिन वो गए नहीं थे सर। अच्छा, वो रिपोर्ट ही नहीं की? नहीं, रिपोर्ट नहीं। तो एग्जैक्टली एक फ्रेशर की तरह ही आप गए पूरी तरह से। तो देहरादून कब रिपोर्ट किए, कब पहुँचे आप? देहरादून सर मैंने सर इसके लिए मैंने अपना ग्रेजुएशन का पेपर भी सर छोड़ दिया। ग्रेजुएशन का पेपर आपने छोड़ा? उसको बैक पेपर देंगे। अच्छा, बैक पेपर। तो ग्रेजुएशन का कौन सा ईयर चल रहा है? 3rd ईयर चल रहा है। अच्छा, फाइनल ईयर ही चल रहा है। यही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से है। तो बड़ी यार हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये गट्स आई कहाँ से? सर वही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये डायलॉग बड़ा फिट होता है। और आपको जब खोते हैं तो ईश्वर आपको कुछ देता भी है। डर के आगे जीते बस। और सक्सेस आपको मिली। एग्जैक्टली। तो फिर फाइनली यहाँ कब निकले? इलाहाबाद से ही गए सीधा देहरादून? यस सर, सीधा यहाँ से ट्रेन सीधा देहरादून। वो एक ही ट्रेन जाती है, क्या नाम है उसका? नौचंदी, क्या नाम है? वो काठगोदाम एक्सप्रेस कुछ करके। काठगोदाम एक्सप्रेस। हाँ, देहरादून एक्सप्रेस कुछ करके नाम है। तो उसी से निकले। तो रात में चलती है यहाँ से ना? यस सर, 9 बजे यहाँ से निकलती है रात में। और अगले दिन वो 12-1 बजे कितने पहुँचाती है वहाँ पे? हाँ, हम लोग को 12 के बाद 12 के आसपास। बड़ा लंबा जर्नी यहाँ से देहरादून का हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आप यहाँ से फिर निकले होंगे 12 को ही? हाँ, 12 को रात के। तो 13 को वहाँ पहुँच गए? 13 को पहुँच गए। तो वहाँ होटल बगल में लिए मतलब? सर वहाँ पे जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं लड़के भी वहाँ जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे स्टेशन में हम लोग लगभग 5 लड़के हम लोग हो गए। अच्छा, तो मेरे भैया भी मेरे साथ गए थे, वो भी थे। अच्छा। तो सब लोग मिल के फिर अपना देखे कि वहाँ पे जब पहले हम लोग गए सेंटर, हम लोग थोड़ा पता कर लेते कितनी दूर पे दिक्कत ना हो दूसरे दिन आने में। तो वहाँ गए तो उन्होंने गाइड ने बताया कि सुबह 5 बजे से एंट्री हो जाएगी आपकी, 4-5 बजे आ जाइएगा। तो ये वक्त थोड़ा पास में रूम लें, कहीं दिक्कत ना हो। तो हम लोग पास में गए, धर्मशाला होती है, तो वहाँ पहले पता किया तो सब बुक थी पहले से। तो हम लोग 5 लोग मिलकर फट करके एक रूम बुक किया छोटा सा। तो सभी लोग उसमें, हाँ सभी लोग उसमें एडजस्ट किए। और सुबह हम लोग 3 बजे उठे। काफी महंगा जगह है, महंगा भी पड़ता है। यस। कितने रूम पड़ गया था वहाँ पे? ऐसे तो 1500 रुपये बता रहे थे। हम लोग 5 लोग मिलकर फट के तो 1200 रुपये। 1200 में सेट हुआ। रात भर सोना था और क्या काम था? चलिए, तो फिर तो रात में नींद सही से आ गई थी? हाँ, बस वही है कि कहीं ना कहीं दिल में था कि हाँ पहुँचना है किसी भी तरह से। तो फिर अर्ली मॉर्निंग वहाँ रिपोर्ट की? कितने बजे रिपोर्ट कर दिए थे आप? हम लोग वहाँ तो हम लोग 4:30 के आस पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे एंट्री 5 बजे ही की है सबकी। लाइन लगवा के। अच्छा, तो पूरी लाइन लग गई थी। कितने लोग की रिपोर्टिंग रही होगी? 100% 100 के आसपास 100% आए होंगे सर। अच्छा, वहाँ रिपोर्ट करने वाले कैंडिडेट। तो एंट्री होने में कितना समय लगा? क्या क्या डॉक्यूमेंट एंट्री टाइम पे चेक किए? सर डॉक्यूमेंट और एंट्री टाइम में एडमिट कार्ड देख रहे थे, आधार कार्ड देख रहे थे, बस ये हमको लगा 2 चीज़ देख रहे थे। और अपने उसमें से मिला के अपना एंट्री दे दें। यस सर, लिस्ट में। तो अंदर जब प्रवेश किए तो कैसा सेंटर लगा इंडियन नेवी का जो देहरादून का सेंटर है? सर वहाँ से हम लोग गए तो लगभग 500 मीटर अंदर पैदल कहें लाइन चले जाना, इधर नहीं जाना। तो हम लोग गए अंदर, फिर हम लोग को इकट्ठा करके बैठाया गया, 25-25 करके वहाँ छोड़ते गए। तो सबको वहाँ से शिफ्ट अलॉट कर दी गई। मेरा सेकंड शिफ्ट में था। अच्छा। तो सबको शिफ्ट अलॉट कर दी गई। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को इकट्ठा किया गया, 25-25 करके वहाँ छोड़ रहे थे। तो सबको एक इन्वेलप दिया गया, इन्वेलप उसमें सबका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा के उसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक जितना गजट था उसमें सब भर के वहाँ सबमिट कर देना था। और वहाँ पे कह रहा था छूटते सब मिल जाएगा सब। तो आपके तो भैया रहे होंगे, तो आपने बाहर ही दे दिया होगा सब? नहीं, लिए थे हम। अच्छा, लिए। भैया ने कहा कहें थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो सके देते रहना अंदर से। तो मैं कहा ठीक है देखते हैं बाकी वहाँ, लेकिन सब जमा करा दिया गया। कुछ कहाँ से इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, एक बार अंदर हो गए तो हो गए। स्विच ऑफ करा के रख दिया गया था। तो फिर वहाँ से जो है 25-25 रुपये एनवेलप में सब जमा करे, फिर आप लोग को बैठा एक जगह इकट्ठा। हाँ, फिर इकट्ठा करके छोड़ते गए। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड, जो हमारा सेकंड शिफ्ट आया वहाँ पे फिर अंदर एक गेट लगा हुआ था बड़ा सा। वहाँ पे अपना वो फीती लगाए हुए थे, उसमें हम लोग का लंबाई नापा जा रहा था। कह रहे जाकर खड़े हो जाओ, अगर अनफिट तो बाहर कर देंगे, फिट तो अंदर भेज देंगे। फिर अंदर जाकर फिर एक जगह पर मतलब
अपना कंप्यूटर से वो सब कर रहे थे, हम लगवा रहे थे, रजिस्ट्रेशन मतलब कर रहे थे अपना। वही डॉक्यूमेंटेशन का ही प्रोसेस है एक तरीके। फिर वहाँ से भी उसके पहले का जो मतलब जब हम लोग पहला एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पे भी जो हॉल टिकट नंबर हम लोग का था उसको भी लिया जा रहा था, वहाँ पे उससे सब हो रहा था। तो उसके अंदर भेजा गया हम लोग को वहाँ से भी, तो सबको भी लाइन से भेजा गया। वहाँ पे अंदर जाकर फिर एक मतलब 2 फॉर्म भरवाया गया एक्स्ट्रा, 2 फॉर्म, और जो एडमिट कार्ड के साथ एक लग के आया था पहले से उसको भी भरवाया गया वहाँ पे। और वहाँ पे 6 काउंटर थे, वहाँ पे एक काउंटर सबको दिखाना था जाके। वो जो आप भर रहे थे फॉर्म, सिग्नेचर है अपना कंप्लीट सब प्रॉपर करके वहाँ पे। तो कितना बज गया था ये सब प्रोसेस होते होते? सर हमारी दौड़ लगभग नहीं तो 9:30-10 बजे हुई होगी। 9:30-10 बजे? मतलब भर की धूप हो गई थी सर। हाँ, धूप तो हो गर्म कितना। और देहरादून सेंटर तक कह लीजिए अच्छा था, नहीं तो बाकी जो दिल्ली वगैरह में तो जान लो बच्चे झेल। हम लोग धूप में ही दौड़े थे, पूरा धूप था। यस सर, क्योंकि हमारा सेकंड शिफ्ट भी था। अब फर्स्ट शिफ्ट में लगभग नहीं तो 50-40 लड़के रहे होंगे, ऐसे ही 40-50 करके लगभग 100+ लड़के रहे हैं, 100-125 के आसपास, 150 के आसपास। ठीक है। तो रेस जो हुई वहाँ ग्राउंड पे कराए हैं, ग्राउंड ठीक था कि मतलब? सर वहाँ का ट्रैक था 250 मीटर का, वही बीच में फुटबॉल का स्टेडियम टाइप छोटा सा था, उसके चारों तरफ ट्रैक बनाए हुए थे। तो ट्रैक थोड़ा मतलब स्लोप टाइप का था, ऐसे जाके उधर से उतर के आना था। अच्छा, हाँ पहाड़ी एरिया है तो। ये सर ऐसे ही था। तो वहाँ पे हम लोग को 6.5 चक्कर करवाए थे, तो 1600 मीटर के आसपास। तो टाइम पूरा दे रहे थे कि नहीं? हम तो सर 6 के इर्द गिर्द मार दिए थे। जब वो बोला कि 6 मतलब होने वाला, तो हम 4-5 कदम बचे, हम और तेज से मार के अंदर हो गए, खत्म सर। तो बाकी बच्चे भी वही अपना आइडियल टाइम पे ही कर लिए होंगे? तो कितने लोग रेस से बाहर हुए होंगे अमूमन? 40% लगभग बाहर हो गए। अच्छा, 40% रेसेस बाहर हो गए सर। लगभग मान लीजिए अगर 100 लड़के गए तो उसमें से लगभग 80 के आसपास या 90 के आसपास बचे होंगे, बाकी जो है रेस से ही निकल गए। फिर रेस के बाद क्या कराए? रेस के बाद तुरंत 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया, बस आके खड़े हो तुरंत जल्दी से। उसके बाद बस थोड़ा हाथ ऐसे मतलब कंफर्ट कराया गया हम लोग को, तुरंत हम लोग को सीटअप कराया गया, स्क्वाट्स मरवाए गए, फिर उसके बाद पुशअप कराए गए 12-12। अब वो हम लोग को मतलब क्षमता हम निकले 13वां भी करा दिए, बहुत देर तक रोके भी रखे थे और उसमें गिर भी गया, लेकिन उसका माफ़ है क्योंकि वो 13वां था उसका, तो हम लोग कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग को बैठाया गया, फिर उसमें फॉर्म में एक पैराग्राफ था उसको लिखवाया गया, फिर हम लोग का मॉल वॉल चेक किया कहाँ पे ऐसे वो सब किया गया, फिर उसके बाद बैठाए रखे। फिर उसके बाद लगभग घंटे भर बाद जब सब लोग का सब पूरी लगभग 8-10 बार में रेस हुई, 8-10 बार नहीं 7-8 बार में लगभग 20-25 करके 15 करके। हाँ, क्योंकि सकरा था ट्रैक ना, तो बहुत ज़्यादा संख्या में। हाँ, तो 15-20 का दौड़ा रहे थे, तो सब लोग को इकट्ठा किया गया। उसके बाद हम लोग को रिटर्न के लिए ले जाया गया। फिर तो हॉल में ले गए किसी? पहले नीचे जहाँ पे हम लोग का 6 काउंटर जहाँ पे बने हुए थे वहाँ बैठाया गया पहले, तो वहाँ पे सबको मतलब कंफर्ट कराया गया कि जिसको बाथरूम टॉयलेट जाना हुआ है उसको तो रिटर्न होगा, कहीं नहीं जाने देंगे। तो फिर रिटर्न के लिए वहाँ पे इकट्ठा करके सब लोग रिटर्न के लिए ले जाएंगे। फिर हॉल था कोई? हाँ, छत पे ले गए, वहाँ बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे लगभग 70 बच्चों ने लगभग रिटर्न दिया। 70 बच्चे? मतलब इतने बाहर हो चुके थे अब तक? यस सर। तो 70 ये रिटर्न दिए, तो रिटर्न में एग्जैक्टली कितने निकले होंगे? सर रिटर्न का रिजल्ट तो नहीं बताया हम लोग, कौन फेस कौन पास है कौन पहले। उसके बाद सीधा नीचे बैठा दिए, ऊपर जो भी कर रहे थे हम लोग नीचे बैठे थे घंटे भर लगभग। उसके बाद कह रहे थे आप लोग के लिए मेडिकल के चलना है, आप लोग चलिए। तो सबको ले गए मेडिकल पे? हाँ, सबको हमको लग रहा है। रिटर्न के बाद? रिटर्न तभी तो कह रहे थे कि मतलब आपका रिटर्न और मेडिकल का जुड़ के आएगा, मतलब इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, ये दोनों फाइनल लाएगा कि जो कट ऑफ आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? क्योंकि मुझे लगा शायद ऐसा कोई बंदा कोई हटा होगा उसके बाद। जी, ये भी एक बड़ा फ्रॉम था जो ये इनको बताना चाहिए। बच्चे इस बात से भी डरे हुए थे कि क्या रिटर्न से ही बाहर कर देंगे। रिटर्न से अभी बाहर नहीं कर देंगे, जब मेरिट बनेगी तब वो मायने रखेगा। एग्जैक्टली। तो रिटर्न में कितना अटेम्प्ट कर दिए थे आप? पूरा वो खुद बोल रहे थे कहीं 50-50 करना है। करेक्ट कितना आप मार दिए थे? लगभग मेरा 35+ ही रहा होगा। तब ठीक है, इतना स्कोर से कोई डाउट ही। तो मतलब इसको हाईएस्ट स्कोर में हम लोग काउंट करते हैं। मतलब कम से कम बता 40 भी हो सकता है, लेकिन 35 कम। मतलब ये आइडियल है कि इतना तो सही गया ही है। तो चलिए, तब तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। फिर उसके बाद सबको मेडिकल के लिए ले गए। तो मेडिकल में भी ग्रुप बनाए थे, कैसे क्या काउंट? मेडिकल सर 15-15 लोग को भेज रहे थे। 15-15 ग्रुप था। ठीक, तो 15 आपका बैच गया सबसे पहले? आपका फर्स्ट सेकंड कौन सा? सेकंड में गया था। अच्छा, सेकंड बैच में गया था। हम लोग से पहले सर जो एक दिन पहले जिसका हो गया था उनमें सर हमको लग रहा शाम हो गई थी, तो थर्ड शिफ्ट वालों को रोक के दूसरे दिन भेजवाया गया था कि आप लोग सेकंड दिन में आइएगा। तो हम लोग से पहले उनका पहले से ही हो रहा था, तो हम लोग को बैठाया गया था पहले से, उन लोग को पहले से हो रहा था वहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ें हुई, क्या अनुभव रहा मेडिकल का, थोड़ा सा खुलासा करें। सर हम लोग जैसे गए पहले हम लोग को बैठाया गया, कपड़े सब उतरा दिए थे, केवल अंडरवियर में थे। तो हम लोग के चेस्ट नंबर लिखा गया, उसके बाद हम लोग को हाइट, चेस्ट और वेट नापा गया। उसके बाद तो चेस्ट नंबर पहनाए थे कि चेस्ट में मार्कर से सीधा चेस्ट में नंबर लिखा? ठीक है। वो रनिंग के समय केवल चेस्ट नंबर दिए थे। ठीक है। फिर हाइट, चेस्ट, वेट हुआ। उसके बाद आँख का पढ़ाया गया, छोटा छोटा होता है पास से। फिर कलर विजन वाला देखे हम लोग को पूरा।
फिर ब्लड प्रेशर हम लोग का नापा गया, बीपी हार्ट बीट वहीं पे नाप ली गई, जो हाथ में वैसे पिन लगाया जाता है, हाँ, ऑक्सीजन मात्रा, हाँ, तो वहाँ इतना कर लिया गया। फिर बैठाया कि आधे घंटे लगभग, क्योंकि पहले वालों को भी हो रहा था अंदर। तो उसके बाद हम लोग को सर वो विजन वाला दूर से जो पढ़ाया जाता है वो कराया गया। उसके बाद भी बैठाया गया हम लोग को सर, तो कान पे कोई दफ्ती टाइप का लगाए। उसके बाद दूर से मतलब सरसराहट की आवाज़ में बोल रहे थे, उसके सुन के बोलना था क्या बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा था क्लियर? यस सर, लगभग नहीं तो 15 फुट की दूरी पर बैठाए रहे होंगे, 15-18 फुट की दूरी पे, जितनी दूर से पढ़ा रहे थे उतनी दूरी पर बैठाए थे। तो वहाँ से फिर जिनका क्लियर हो गया, फिर हम लोग को हटाया गया वहाँ से, फिर ले जाके ग्राउंड पे अंदर जाके मतलब हॉल के बाहर फिर एक ग्राउंड बना था, वहाँ बैठाया गया सब लोग को। लगभग हम लोग वहाँ पे 18-20 बच्चे हो गए थे। और फिर उसके बाद भी आते गए हम लोग, निकलते गए ऐसे। तो वहाँ पे भी मतलब वो तो ऑफिसर रैंक थोड़ा और बड़े थे शायद, मेडिकल के थे। तो वो आए, फिर हम लोग का वहाँ पे नौकनी, कैरी एंगल, प्राइवेट पार्ट सब चेक हुए, मतलब बाहर का जितना सब था, वैक्स चेक किया गया, सब डीएनए चेक किया गया, ये सब चेक किया गया बाहरी भाई। अच्छा, अब एक प्रश्न यहाँ बनता आदित्य, क्योंकि आपने यहाँ मेजर गाजी हेल्थ केयर सेंटर में मेडिकल कराया था, क्या फ़ायदा मिला, क्या कॉन्फिडेंस था, कुछ बेनिफिट थे कि नहीं थे? सर यहाँ पे मेरा 14 को था, मैं यहाँ पे 9 तारीख को मेडिकल कराया था। मुझे लगा कहीं ना कहीं करा लेते हैं, आप भी इतना मोटिवेट करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना डर खत्म हो। एक्चुअली क्या होता है, छोटी छोटी बात पे डर रहते हैं। जैसे पहली बार मान लो बीपी का लग गया तो उसी में हाँफ जा रहे हैं, अब बिना मतलब का हाई जा रहा है, जबकि है नहीं एग्जैक्टली। भाई वैक्स जैसी चीज़ है, भाई साफ़ करा के चले जाएंगे, कोई नुकसान तो नहीं है ना। कैविटी है, मान लो दांतों में गड़बड़ी है कुछ, तो एक बार सही हो जाए तो बुराई क्या है। डीएनएस की समस्या है, माइनर है कि क्या है, ऐसा कोई परमानेंट मर्ज नहीं है। नौकनी ज़बरदस्ती नौकनी दिखा रहे हैं, फ्लैट फुट ज़बरदस्ती बना रहे हैं, एल्बो एंगल, मतलब सब कुछ ज़बरदस्ती है। तो बच्चों को मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि जैसे हर चीज़ की तैयारी करके आप जा रहे हैं, अगर एक बार मेडिकल की भी प्रोसेस से गुजर ले तो फायदेमंद है। बहरहाल ये तो मैं सोचता हूँ, आप बताएं क्या। कहीं ना कहीं इसमें मुझे मतलब कंफर्ट फील किया मैंने, क्योंकि मैं एक बार उस फेज से गुजर चुका। ऐसे भी आदमी कहता है रिटर्न भी देने जाओ तो प्रैक्टिस खूब करके जाओ, वैसे एक प्रैक्टिस मेरी यहाँ पे हो गई। अगर यहाँ पे जैसे नौकरी में चेक कर रहे हैं, लड़कों को पता तो हो क्या चेक कर रहे हैं, खड़े तो हो रहे हैं हम यहाँ पे, उसको अगर हो भी तो कहीं ना कहीं छुपा सकें। अगर पहली बात तो अगर है तो पकड़ लेंगे पहली बात। बिल्कुल, वो तो सही है, लेकिन एक दांव भी होता है, एक पैटर्न भी होता है कि थोड़ा तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे बचना है चीज़ों। कहीं ना कहीं आइडिया एक लग जाता है कि क्या चेक कर रहे हैं हमको, अगर ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको लग रहा सर 2 लड़कों को वैक्स पे हटाया और 2 लड़कों को कैरी एंगल पे हटा दिया। अब सोचिए बिना मतलब वाली चीज़ें बैग से बाहर होना क्या है, आप क्या कहिएगा? बस यही है कि अगर नहीं अगर पता होता है तो हम अपना साफ करके जाते हैं। और ये एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में लिखे हुए हैं कि ये सब चीज़ें तो आपको करा के आनी ही चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ बीपी क्या रिपोर्ट आई थी? एकदम वही क्लियर था, नॉर्मल था। वहाँ कितना आया? वैसे ही था वहाँ पे भी। यहाँ जितना कराए थे, यहाँ से हमसे डॉक्टर साहब बोले थे कि तुम्हारा जितना है वेट और बीपी जितना, इतना ही फिट होना चाहिए तुम्हारा। वहाँ सब कुछ यही होना चाहिए, ना तुमको खाना है ना कम करना है, इतना ही बराबर करते रहो इसको। यस, यहाँ पे मेरा सब कुछ फिट था, बस वही कलर का मतलब विजन का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो भी वहाँ सब फिट हो गया। सही, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक कॉन्फिडेंस मिला पूरा का पूरा कि हाँ ये चीज़ें हैं। यस सर। चलिए, ये पहली बार था जब आप फुल प्रोसेस से गुजरे हैं, मतलब रिटर्न भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, मेडिकल, क्योंकि आप साथ में कई कॉम्पिटिशन्स हैं। जैसे अभी आप SSC GD भी हिट कर रहे हैं, उसका भी देखिए 24 के बाद कब डेट लगती है। अभी एडमिट कार्ड तो नहीं इशू किए हैं, अभी डेट बढ़ने के चांसेस हैं कि यही डेट रहनी है? 15 से था सर, शायद बढ़ गया तभी 24 से कर दिए। हाँ, तो उसके भी फिजिकल को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं आप। और वहाँ भी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में जाओगे, यही पैटर्न है, सेम, कोई अंतर ऐसा मिलने को नहीं है। तो एक बार पूरी प्रक्रिया से गुजर के आप अब कैसा महसूस है, क्योंकि आप सारे स्टेज से गुजर लिए हो? अब लग रहा है कि नहीं, हाँ मतलब जितना हम लोग हुआ समझते हैं कि नहीं यहाँ से बाहर हो जाएंगे, उतना नहीं, अब कंफर्ट होकर अपना जाओ जो है सब। अल्टीमेट क्या सीख आदित्य देना चाहेंगे बच्चों को? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही कि फौज के अंदर सफलता के लिए कई स्टेप हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं। रिटर्न भी अच्छा करना है, फिजिकल भी अच्छा करना है, मेडिकल भी अच्छा करना है। किसी भी स्टेज में आप गड़बड़ हुए तो आप काम से गए, और बड़ा बुरा लगता है जब सब कुछ करके उस स्टेज पे पहुंचिए और जो है छोटे से रीजन की वजह से बाहर आना हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी नई जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और आप जैसे बच्चे वही हैं कि कहते हैं ना किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे सर हम सफलता ले लेंगे, क्योंकि आपने सच्चाई से पढ़ा है, मेहनत किया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपकमिंग जनरेशंस को? सर यही है कि अपना पढ़ते रहिए, अपना फुल कॉन्फिडेंट रहिए, कहीं पे डरिए नहीं। अगर आप रिटर्न दे के आए तो मतलब अच्छा अपना करियर जगह, पढ़ तो सब हर कोई रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग से करना ही पड़ेगा आपको। कुछ लोग पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग दौड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल से अनफिट हो जा रहे हैं। सब कुछ देख करना होता है। मान लीजिए हम दौड़ ज़्यादा रहे हैं, कहीं ना कहीं पैर फ्लैट हो जा रहे हैं, कैरी एंगल होता जा रहा है, तो बहुत कुछ देख के करना होता है। बैलेंस, इसीलिए कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस के हिसाब से ही काम करना चाहिए। पर आपका मैं इंटरव्यू देखता रहता हूँ हमेशा। अब आप नेवी का रिव्यू दे रहे थे तो मैंने उसमें देखा था कि उतना ही कहीं इतना मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अगर 12 पुशअप मांग रहे हैं, आप
112 करके जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा 1-2 बढ़ा के करिए, लेकिन आप उसमें फिट रहिए। एग्जैक्टली जो भी चीज़ करना है परफेक्शन के साथ करना है, फालतू का नहीं करना है। यही सोच है जो सफलता की ओर ले जाती है। तो परिवार में कितने लोग हैं, मतलब कितने भाई बहन हैं आप? सर हम 2 भाई 2 बहन। तो भाई बड़े हैं कि छोटे हैं? भैया हैं मेरे बड़े। अच्छा, दोनों बड़े भाई हैं? तो नहीं, हम सबसे छोटे हैं घर में। अच्छा, यस। ठीक है। तो भैया क्या करते हैं आपके? भैया मेरे वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस पे उनका टेट सब निकला हुआ है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे जब भी मौका मिल जाएगा वो भी सफलता ले ही लेंगे। पिताजी क्या करते हैं आपके? हैं। पिताजी हमारे बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो वहीं फतेहपुर में ही बिजनेस है उनका। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पिताजी स्वयं चाहते थे कि आप लोग फौज में जाएं? पिताजी का तो हमारे बहुत मन था सर। बड़े भैया को भी हमारे उन्होंने तैयारी कराई, उनको कानपुर भेजा गया था पहले। हमारे रिश्तेदारी मतलब रिलेशन में एक हुए थे नेवी में, वो भी। अच्छा। तो उन्हीं के थ्रू इनका भी मतलब उत्साह जागा कि ये भी तो पिताजी हमारे बचपन से चाहते कि हमारे लड़के कहीं ना कहीं फौज में जाए, हमें वर्दी में देखें उनको। तो उनको भेजा गया। मेरे भैया 2 बार SSB से बाहर हैं। तो जब कहीं ना कहीं उनको नहीं हो पाया तो उन्होंने BTC कर लिया, फिर उसके बाद फिर शिक्षक रूट पे निकल गए। चलिए, वो भी अच्छा है। सेवा कैसे भी होनी चाहिए देश की। आई थिंक गुरु भी बहुत बड़ी सेवा करते हैं इस देश की, उन्हीं के दम पे सब कुछ बनता है। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। तो पिताजी को सब अपडेट कर दिए प्रॉपर तरीके से? बता दिए। अब बस हम तो चाहेंगे कि पिताजी का सपना पूरा हो, ट्रेनिंग सेंटर पे आप पहुँचें और वर्दी पहन के वाकई में बाहर आएँ। आई थिंक इससे बड़ा प्राउड मोमेंट एक गार्जियन के लिए और क्या हो सकता है। एंड यही सबसे बड़ी चीज़ है जो सफलता की ओर ले जाती है। आज की जो जनरेशन है, जिस तरह से हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं, मैं तो इवन हर वीडियो में इस एयर कर भी रहा हूँ लगातार कि जैसे आजकल एक लोगों को बहाना मिल जाता है कुछ कहने का, कुछ पॉइंट पा जाते हैं। जैसे अक्सर मैं डिस्कशन में देखता हूँ कि अग्निवीर की बात की जाती है। मैं उसी पैरेलल में एक पॉइंट इनसे ये भी पूछता हूँ, ये क्यों सोचते हैं कि आप परमानेंट नहीं हैं? आप सोच ही ये क्यों रख रहे हैं? ये सोच तो वही इंसान रखेगा जो काबिल नहीं होगा। और किसी भी कंपटीशन को निकालना इतना आसान भी नहीं है। कोई पैटर्न इतना इजी नहीं हुआ है, पैटर्न सब वही है और जो काबिल है वही आगे जा रहे हैं। और बहुत कुछ बदलता हुआ जल्दी दिखने वाला है। बिकॉज आई वाज डिस्कशन विद द बिकॉज मैं आपको आदित्य बताऊं कि मैं अभी पहले इंडियन आर्मी के विषय में बहुत अपडेट नहीं देता था, क्योंकि मुझे उसका पैटर्न नहीं पसंद था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि उसमें पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं था, मालूम नहीं कैसे चलता था सिस्टम, वो समझ के बाहर था। बहरहाल लखनऊ JRO से फ़ोन आया, मुझे कहा गया कि लगातार आप इंडियन आर्मी के विषय में भी अपडेट क्या करिए, स्टार्ट करिए। मैंने बीड़ा उठाया, अपडेट देना शुरू किया बच्चों को और फाइनली इंडियन आर्मी का भी पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इंडियन आर्मी का भी फॉर्म वगैरह भरा था किसी एंट्री का? नहीं भरा सर। एक बार हमारे मतलब अंदर शौक थी कि हम एक बार इंडियन आर्मी की रैली भर्ती देखें जी। तो अब तो रिटर्न पहले रिटर्न। हाँ, अब मैं इसके पहले वाले में भरा, जब अग्निवीर वाला पहले इस बार वाला इसमें नहीं भरे हैं। इसके पहले वाले हम सर दौड़ अपना किए थे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आर्मी की दौड़ ही मेन होती है, उसमें कहा जाता है। अब सब खत्म, अब मेन रिटर्न हो गया है। देखिए, एकेडमिकली जो स्ट्रांग है वही आगे बढ़ेगा, ये बड़ा फैक्ट हो गया। अभी हाल फिलहाल में मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के विषय में भी अपडेट देना शुरू किया। मैं पहले इतना ज़्यादा अपडेट नहीं देता था, तो अब पैरामिलिट्री क्या दोनों ही कह लेते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। तो उनकी भी अपडेट देना मैंने बच्चों को शुरू कर दिया था। जैसे अभी हाल फिलहाल में जब SSC के कैलेंडर में नहीं आई वैकेंसी, तो बच्चों ने कहा कि सर कैसे आप कह रहे हैं आएगी। तो हमने कहा जब कह रहे हैं तो समझिए वो आएगी, मतलब आएगी। तो इस बार बम्पर वैकेंसी इस बार फिर से बच्चों को मिलने वाली है। तो मैं तो सबको यही कह रहा हूँ कि बेटा एक बार ईमानदारी से अर्थमेटिक पे, रीजनिंग पे, GK पे और हिंदी इंग्लिश बाकी जो चॉइस है अपना है। ये सब जनरल चीज़ें होती हैं सर, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आना ही है। आप दे रहे हैं एग्जाम, आपको तो एक्सपीरियंस भी है सारी चीज़ों का। तो एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि आप हर कंपटीशन में सफलता ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है एकेडमिक्स को लेकर के, किस तरह का नज़रिया आज की जनरेशन के अंदर होना चाहिए? एक कहीं ना कहीं मैं बताऊँ आपका कहीं ना कहीं आपकी बातें हमारे साथ बहुत रही। जैसे एक बार हमने एयरफोर्स का पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, तो उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा सर। लड़के बहुत परेशान थे, 6 महीने साल भर हो गया था। लड़कों को लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब अपना सुसाइड में भी आ गए थे। तो आपने कहीं ना कहीं लड़कों को संभाला, बहुत संभाला कि ऐसा न, जिंदगी मतलब रुकने का नाम नहीं है, ये नहीं अगले बार में सही होता है। 2 हाथ और 2 पैर भगवान ने दिए हैं, खाने के लिए तो नहीं मर जाएंगे ना भाई, कुछ ना कुछ तो रोजी रोटी क्या अंदर टैलेंट कहीं ना कहीं जगह बना लेंगे। यही सबको मैं समझाता हूँ कि देखो बेटा, जिंदगी में हारना नहीं चाहिए। इंसान 2 हाथ 2 पैर लेके आया, भगवान ने इतना शक्तिशाली आपको बनाया कि आप जहाँ रहेंगे वहाँ 4 पैसे कमा लेंगे। हाँ, बट एक चीज़ होती है पैशन, तो वो नहीं पूरा हो रहा था तो बच्चों को अंदर से तो दुख था ही, और मुझे भी बहुत दुख था क्योंकि बच्चे इतना जुड़े हुए थे। एक माइंडसेट पूरा, अभी जैसे आज के डेट में देखा जाए तो अग्निवीर को लेके एक अलग माइंडसेट चेंज हुआ है, होता है। फिर एक दिन आएगा ऐसा माइंडसेट, इसका क्या होगा, चेंज होगा। और मैं इस मंच से आपके थ्रू भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो लगातार मेरा भी डिस्कशन चलता है, जो भी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं या इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं या इंडियन आर्मी के हैं, इवन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं, तो हैं हमारे परिचित के लोग, ऑलमोस्ट 20 ईयर मेरे को भी हो गया है परिचय, इन सेंस की हमारे भी कलीग रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं जो कि फौज से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा लगातार उनसे डिबेट चलता रहता है कि सर एक बात बताइए, क्या आपको अच्छा लगता है जो है चीज़ें,
तो उन्होंने कहा सौरभ जी एक अच्छी बात आप समझो, पहले बच्चों को कहो कि ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता लें। हम कमिटेड बोल रहे हैं कि एक बार फ़ौज के अंदर आएंगे, इनकी ट्रेनिंग होगी, ये जो हवा है बाहर की बाहर कर दिया, कुछ नहीं। स्किल्ड मैन पावर की ऑलरेडी कमी है। फ़ौज के लिए इतना आसान नहीं है कि हम उनको ट्रेन करके तैयार किए और उसके बाद जो है हम उनको क्या कर देंगे बाहर, फिर नया ले आएंगे, तो फिर अनुभव रहेगा ही नहीं, तो कैसे फ़ौज को रिटेन। तो कहें घबराइए मत, सब बदलेगा। ये जो लोग एक भ्रम बना के बैठे हुए हैं, इस भ्रम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और देखेंगे कि जैसे आप जैसे बच्चे जा रहे हो, मैं ये वादा कर रहा हूँ आप लोगों, सब बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अंदर की बातें हैं, बट वादा कर रहा हूँ कि जितने बच्चे जा रहे हैं, थोड़ी सी भी बेटा सिंसियरिटी और कैपेबिलिटी दिखाओगे ना, 100% आपको फ़ौज के अंदर ही रहना है। ये श्योर शॉर्ट, इसमें कोई डर है नहीं है। और शायद यही वजह है उन लोगों की वजह से, तभी मैं इसको इतना हाईली मोटिवेटेड रखता हूँ। बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे बात करके, आप काफ़ी मैच्योर इनफ हैं। हाँ, और मैं समझ सकता हूँ आपका भी लाइफ का एक लंबा संघर्ष रहा है, क्योंकि एयरफोर्स पैशन था और चीज़ें कहीं ना कहीं उस अनुरूप नहीं हुई जैसा आप चाहते गए, बट चलिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज आपको खुश ये होना चाहिए कि देर सही, बट कहते हैं ना कि लगे रहो तो शिद्दत से तो जीवन में हर चीज़ें मिलती हैं। और मैं एक ऑनेस्ट बात आप सबसे कहूँ कि जब मैं इन बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कितने जेन्युइन हैं, कितने मैच्योर हैं, कितने बैलेंस हैं। और मैं सबको यही सिखाता रहता हूँ कि बिकॉज आई फील वेरी ग्रेस एंड लकी कि आई हैव अ चांस टू मीट विद द मैक्सिमम सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब ज़्यादातर सफल बच्चों से मुलाकात होती है मेरी। तो मैंने जो आदित्य महसूस किया है कि आप सब में एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि इस कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी है, इतनी सिंसियरिटी है, इतना बैलेंस है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी वजह है आपकी सफलता की, यही पेशेंस, यही बैलेंस। क्योंकि फ़ौज एक ऐसी जगह आदित्य जहाँ आप स्ट्रेस्ड कंडीशन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस सिचुएशन वहाँ होती है। तो वहाँ तो काम क्वाइट और कैसा इंसान चाहिए, बैलेंस इंसान चाहिए। और आप अगर काम क्वाइट बैलेंस है, और काम क्वाइट बैलेंस मुझे लगता है वही होता है आदित्य जिसको वाकई में नॉलेज होता है, जिसको वाकई में कॉन्फिडेंस होता है, जो वाकई में ईमानदारी से मेहनत किया होता है। वो कहा नहीं जाता आधे जल गगरी छलकत जाए। तो मुझे लगता है कि आप में कैपेबिलिटी होगी, पोटेंशियल होगी, ईमानदारी से आप मेहनत किए होंगे तो हर वो चीज़ पाए गए हैं जो आप पाना चाहते हैं। और आदित्य से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितना संघर्ष रहा है बच्चे के जीवन में, साल 2 साल, सोचो इस बीच ग्रेजुएशन भी डन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 साल का पूरा एक दौर इनकी ज़िंदगी से गुजरा है, जहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत लोगों को जवाब देना पड़ा होगा, समाज को, परिवार को, रिलेशन को, पड़ोसी को सबसे ज़्यादा, तो कि क्या कर रहे हैं, बहुत एग्ज़ाम दे रहे हैं, कर भी रहे हैं नहीं कर। पिताजी को शुक्रगुजार मैं होना चाहूँगा उनका भी, क्योंकि उनका एक भरोसा आपके ऊपर जो व्याप्त रहा है, यही मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि ये गार्जियन का बिलीव ही है जो आप जैसे बच्चे कुछ कर पाते हैं। तो आई थिंक यू नीड टू थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि पापा का कितना भरोसा आपके ऊपर होगा बच्चा, और कितना पॉजिटिव वो होंगे, तभी आप रिटेन और सस्टेन कर पाए होंगे अपने आप को। तो मुझे लगता है उनके भरोसे की जीत हुई है और आपने उनको एक बड़ा गिफ्ट दिया है। तो सब गार्जियन से मैं यही कहता हूँ कि देखिए समाज क्या कह रहा है, परिवार रिलेशन में क्या लोग बोल रहे हैं सर, पड़ोसी क्या बोल रहा है, आपका बच्चा है और आप अपने बच्चे को जानते हैं वो क्या है। तो अपने बच्चे पे भरोसा रखिए सर, उसको प्यार करिए, उसको सपोर्ट दीजिए। आपका मोरल सपोर्ट रहेगा ना सर, तो ये आपके शेर हैं, कुछ भी जीत के आएंगे और कुछ करके आएंगे। मैं ऐसा हमेशा मानता हूँ, इसलिए हर गार्जियन से ये बात मैं स्ट्रांगली कहता रहता हूँ। थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपके माध्यम से मैं कुछ बातें समझा पाता हूँ समाज को, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य यही है कि समाज में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है। आप ही सब हैं जो बेटा थोड़ा सा आपके माध्यम से समाज में क्या जाती है, पॉजिटिविटी जाती है, एनर्जी जाती है, और आपको देख करके कम से कम कुछ लोग अवेयर होंगे, जनरेट होंगे, पॉजिटिविटी आएगी कि आदित्य कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और सर कहीं ना कहीं घर वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत जैसे हम लोग कभी ना कभी अपना मतलब बिल्कुल डेमोरलाइज हुए होंगे, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं घर वालों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा है। हमारे घर वालों ने सर बहुत साथ दिया हमारा अभी भी। आदित्य मैं लगातार बच्चों से मिलता रहता हूँ, ऑनेस्टली आपको बताऊँ, आपकी सक्सेस में पेरेंट्स का आपके बहुत बड़ा रोल है बच्चा, उनका भरोसा ही है आदित्य जो आज जहाँ आप बैठ रहे हैं, जिस मकाम में बैठ रहे हैं, वो सफलता ले रहे हैं। तो आपको उनको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए और जल्दी वर्दी पहनो और पिताजी का आके पैर छुओ, जो सबसे बड़ी चीज़ है उनको जो चाहिए, जिसके लिए उन्होंने स्ट्रगल एंड संघर्ष किया है। इट्स अ नाइस टॉकिंग विथ यू एंड थैंक यू सो मच। बाकी ढेर सारी विशेष दीजिए आदित्य को और आशीर्वाद भी दीजिए आप सब, जिससे फटाफट जाएँ एकेडमी में और बिल्कुल आएँ बाहर और कुछ बेहतर समाज में कर पाएँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।